नमस्कार, मैं सीमा देवी शमशेर बहादुर सक्सेना कॉलेज ऑफ लॉ रोहतक के इस पेज पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो इस लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं डिस्कस करती हूँ एजेंसी पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे एजेंट के बारे में। एजेंट क्या होता है? एजेंट एक ऐसा पर्सन होता है जो दूसरे पर्सन के द्वारा क्या किया जाता है, एम्प्लॉय किया जाता है। तो वो क्या करता है, उस पर्सन को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, और उस पर्सन को रिप्रेजेंट करते हुए प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच में क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और वो कॉन्ट्रैक्ट जो है थर्ड पार्टी और प्रिंसिपल पे क्या होगा, बाइंडिंग माना जाएगा। तो इसे कहते हैं हम एजेंट। एजेंसी क्या होता है? एजेंसी प्रिंसिपल और जो है एजेंट के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसे हम क्या कहते हैं, एजेंसी कहते हैं। तो इसके काइंड्स क्या क्या है, एजेंट के कौन कौन से काइंड्स हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्शनियर। ऑक्शनियर क्या होता है, जो ओपन सेल के द्वारा जो है गुड्स को क्या करता है, सेल करता है। तो वो ओपन सेल के द्वारा गुड्स को सेल करते हुए क्या है, वो गुड्स की वारंटी नहीं दे सकता, सिर्फ गुड्स को सेल करने का क्या राइट होता है उसके पास। सेकंड है हमारे पास फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होते हैं, जो एक मर्केंटाइल एजेंट की तरह होते हैं। वो क्या करते हैं, क्रेडिट पर क्या करते हैं, गुड्स को सेल करते हैं, और ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल वो गुड्स को सेल करते हैं, और उनसे क्या करते हैं, जिसको सेल किया उनसे क्या लेते हैं, पेमेंट लेते हैं। देन पेमेंट को पे करते हैं प्रिंसिपल को। नेक्स्ट है हमारे ब्रोकर। ब्रोकर क्या होता है, उनके पास गुड्स नहीं होते हैं, जो है कि सेल करने के लिए गुड्स नहीं होते हैं, सिर्फ क्या करते हैं, वो नेगोशिएशन करते हैं। किसके बीच में, थर्ड पार्टी और प्रिंसिपल के बीच में नेगोशिएशन कराते हैं। उन नेगोशिएशन को करते हुए वो क्या करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच में। तो नेगोशिएशन का काम होता है ब्रोकर का। वो उससे क्या ले सकते हैं, प्रिंसिपल से कमीशन भी ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डेल कैरिडियर एजेंट। डेल कैरिडियर एजेंट्स कौन से होते हैं? डेल कैरिडियर एजेंट्स ये होते हैं, गुड्स को सेल करते हैं और थर्ड पार्टी के साथ और प्रिंसिपल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं। उनको कॉन्ट्रैक्ट करवाते हुए क्या है वो, ये गारंटर भी होता है। किसका गारंटर होता है? प्रिंसिपल का गारंटर होता है कि थर्ड पार्टी है जो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करेगी ही करेगी, इसलिए गारंटी देता है प्रिंसिपल को। अगर थर्ड पार्टी फेल हो जाती है बाय चांस, देन किसकी लायबिलिटी बनेगी, एजेंट की लायबिलिटी बनेगी। नेक्स्ट है क्रिएशन ऑफ एजेंसी। क्रिएशन ऑफ एजेंसी कैसे होता है? फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि क्रिएशन फर्स्ट ऑफ ऑल होगा कॉम्पिटेंसी ऑफ द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल की क्या होगी, कॉम्पिटेंसी होगी। ही मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। मेजर होना जरूरी है, साउंड माइंड होना जरूरी है। तो ये सब होना जरूरी है, तभी वो एजेंसी को क्या कॉन्ट्रैक्ट कर पाएगा। नेक्स्ट है एजेंट। एजेंट में नॉट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। एजेंट है जो वो कॉम्पिटेंट नहीं भी हो तो भी क्या है, वो एजेंट बन सकता है, लेकिन साउंड माइंड और मेजर होना जरूरी होता है। साउंड माइंड और मेजर होना जरूरी होता है। वैसे और कॉम्पिटेंसी ना हो तो भी वो एजेंट बन सकता है। नेक्स्ट है हमारा कि जो है नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी। उसको कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती, कंसिडरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। अगर एजेंसी में जो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में, तो उसके लिए कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती। अगर कंसिडरेशन नहीं भी है तो भी जो है कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ द एजेंसी। एजेंसी के क्या क्या फीचर्स होंगे? अथॉरिटी गिवन बाय प्रिंसिपल टू एजेंट। जो है एजेंट को कौन देगा अथॉरिटी? प्रिंसिपल देगा एक्ट करने के लिए। जो अथॉरिटी देता है प्रिंसिपल एजेंट को एक्ट करने के लिए, वो अथॉरिटी कौन सी हो सकती है? एक्चुअल अथॉरिटी होगी, और वो एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है। एक्सप्रेस अथॉरिटी से आप क्या समझते हो? एक्सप्रेस अथॉरिटी होती है जैसे कि बोल करके अथॉरिटी देना, जैसे कि वर्ड से कि हाँ मैं आपको अथॉरिटी देता हूँ, इसे कहेंगे हम एक्सप्रेस अथॉरिटी। और इम्प्लाइड अथॉरिटी जो सर्कमस्टेंसेस से हमें ऐसा लगेगा, बिहेवियर से ऐसा लगेगा प्रिंसिपल के कि जो है प्रिंसिपल ने जो है अथॉरिटी दे दी है एजेंट को। इसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जो ए है वो कैलकाटा में रहता है, उसकी एक शॉप है बॉम्बे में। तो बी है जो उसकी शॉप को क्या करता है, मैनेज करता है। तो बी जो है शॉप को मैनेज करते हुए जो भी गुड्स को खरीदना है वो किसके क्रेडिट पे खरीदता है? ए के क्रेडिट पे खरीदता है। और जो है जैसे डी को ऑर्डर करना है सामान का, तो ए के क्रेडिट पे करता है जो भी जरूरत होती है। तो इस तरीके से हम क्या समझते हैं कि उसने जो है इम्प्लाइड अथॉरिटी किसको दे रखी है? एक बी को दे रखी है कि जो भी सामान की जरूरत पड़े आप जो है ले सकते हो, किसके क्रेडिट पे? ए के क्रेडिट पे ले सकते हो। नेक्स्ट है
एजेंट अथॉरिटी इन इमरजेंसी। एजेंट की अथॉरिटी कब होगी? इमरजेंसी के टाइम में अथॉरिटी कैसे होगी? अगर इमरजेंसी आ जाती है तो एट ए टाइम वो डिसीजन ले सकता है एजेंट विदाउट अथॉरिटी। लेकिन विदाउट अथॉरिटी लेता है डिसीजन, लेकिन फिर भी क्या माना जाएगा कि उसने जो डिसीजन लिया है वो अथॉरिटी के अंदर लिया है, विद इन अथॉरिटी लिया है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि कोई गुड्स बेचने के लिए अथॉरिटी दे रखी है एजेंट को, लेकिन एट ए टाइम ये मिलता है कि गुड्स में क्या है, डिफेक्ट है। तो गुड्स जो है एट ए टाइम जब बेचने जाता तो डिफेक्ट मिलता, तो एट ए टाइम में भी पॉसिबल ना हो कि वो प्रिंसिपल से अथॉरिटी ले, तो वो रिपेयर जो कराएगा गुड्स को, तो उसे हम क्या कहेंगे कि जो अथॉरिटी ली है वो क्या होगी, इमरजेंसी में उसने अथॉरिटी मिल गई है, इमरजेंसी में ऑटोमेटिकली अथॉरिटी मिल गई, वो भी एक्ट क्या माना जाएगा कि विद इन अथॉरिटी एजेंट ने किया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि प्रिंसिपल बाउंड एस्टॉपल। प्रिंसिपल है जो वो बाउंड होगा, किससे बाउंड होगा, एस्टॉपल से बाउंड होगा। एस्टॉपल से आप क्या समझते हो कि जो है प्रिंसिपल अपने जो है एक्ट के द्वारा, प्रिंसिपल अपने बिहेवियर के द्वारा ऐसे रिप्रेजेंट करता थर्ड पार्टी को कि मैंने अथॉरिटी एजेंट को दे रखी है, मैंने जो है अथॉरिटी एजेंट को दे रखी। लेकिन रियलिटी में क्या होता है, एक्चुअल में अथॉरिटी एजेंट के पास से नहीं होती है। तो उस बिहेवियर की वजह से, उस रिप्रेजेंटेशन की वजह से थर्ड पार्टी क्या करती है, जो है प्रिंसिपल के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है। तो इसलिए, लेकिन एक्चुअल में अथॉरिटी एजेंट के पास नहीं होती, तो प्रिंसिपल के साथ जो उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है एजेंट के थ्रू, उसमें क्या माना जाएगा, प्रिंसिपल बाउंड होगा, बाउंड बाय एस्टॉपल माना जाएगा। तो इसे हम कहेंगे प्रिंसिपल बाउंड बाय एस्टॉपल। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रेटिफिकेशन। जो है प्रिंसिपल अगर रेटिफाई कर देता है एजेंट के एक्ट को, पहले अथॉरिटी नहीं दे रखी थी प्रिंसिपल ने एजेंट को, लेकिन बाद में क्या करता है, उसके एक्ट को रेटिफाई कर देता है। रेटिफाई से क्या समझते हो आप, अप्रूव कर देता है एक्ट को, एक्सेप्ट कर लेता है एक्ट को। जैसे कुछ सामान जो है खरीदना है, कुछ सामान खरीदना है, जब उसने सामान खरीदा एजेंट ने प्रिंसिपल के बिहाफ पर, उस टाइम जो अथॉरिटी नहीं दे रखी थी प्रिंसिपल ने, लेकिन बाद में क्या किया उसने, प्रिंसिपल ने पेमेंट कर दी उस सामान की, तो उसे क्या कहेंगे, उसने जो उसके एक्ट को क्या कर दिया है, रेटिफाई कर दिया है, उसने जो है अप्रूव कर दिया उसके एक्ट को, एक्सेप्ट कर लिया उसके एक्ट को, उसे क्या कहेंगे हम, रेटिफिकेशन कहेंगे। तो इसका इफेक्ट क्या होगा रेटिफिकेशन का, डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक है। डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक से आप क्या समझते हो कि जो है जैसे बाद में रेटिफाई करता है एक्ट को, एजेंट ने जो एक्ट किया उसको बाद में रेटिफाई करता है, लेकिन उसका इफेक्ट ये होगा, ऐसा माना जाएगा कि जो है जो एक्ट जो किया है वो अथॉरिटी पहले ही मिल गई थी एजेंट को, एक्ट करने से पहले ही अथॉरिटी मिल गई थी। रिलेशन बैक मतलब बैक में जाते हैं हम, उनके रिलेशनशिप जो अथॉरिटी वाला रिलेशनशिप है वो पहले से ही एस्टैब्लिश हो गया था, तो इसे कहेंगे हम डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जो क्या क्या कंडीशंस होंगी रेटिफिकेशन की, रेटिफिकेशन की क्या क्या कंडीशंस होंगी। जैसे रेटिफिकेशन में जो है पर्सन का एग्जिस्टेंस में होना जरूरी होता है, जो भी प्रिंसिपल होता है जिसके भी हाथ पर एक्ट किया जाता है उसका एग्जिस्टेंस में होना जरूरी होता है। अगर कोई फेक पर्सन है या फिर पर्सन की डेथ हो गई, उसके भी हाथ पर एक्ट कर रहे हैं, तो उसमें रेटिफिकेशन की कोई वैल्यू नहीं होगी, उसमें रेटिफिकेशन हो ही नहीं सकता। तो जो प्रिंसिपल है उसका जो है एग्जिस्टेंस में होना जरूरी होता है, और उसका जो है कॉम्पिटेंट पर्सन होना जरूरी होता है। तो सेकंड पॉइंट क्या है, एक्ट शुड बी डन ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। जो एक्ट किया जाएगा वो किसके बिहाफ पर किया जाएगा, प्रिंसिपल के बिहाफ पर किया जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो है रेटिफिकेशन क्या हो सकता है, एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। रेटिफिकेशन किस तरीके से हो सकता है, एक्सप्रेसली मैंने बोल दिया कि वर्ड्स को हम बोल करके जो रेटिफाई करते हैं कि हाँ मैंने जो है इसके एक्ट को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, उसे कहेंगे कि हमने, उसने क्या किया, एक्सप्रेसली जो है रेटिफाई कर दिया। और इम्प्लाइडली क्या है, जो है एक्ट का जो इफेक्ट होता है, जैसे कि कोई गुड्स को सेल किया, उसको जो है डायरेक्टली ना बोल करके कि मैं एक्ट को रेटिफाई करता हूँ, उसकी पेमेंट ही कर दी है डायरेक्टली, तो उसे क्या कहेंगे, इम्प्लाइडली उसने जो है एक्ट को क्या कर दिया है, रेटिफाई कर दिया है। तो रेटिफिकेशन क्या होना चाहिए, ऑफ द होल ट्रांजैक्शन, होल ट्रांजैक्शन की रेटिफिकेशन होनी चाहिए। ये नहीं कि जो ट्रांजैक्शन फेवरेबल है उसको तो रेटिफाई कर दिया और जो फेवरेबल नहीं है उसको रेटिफाई नहीं किया, तो इस तरीके से जो है रेटिफिकेशन नहीं हो सकता। रेटिफिकेशन जो है पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन का होगा अगर रेटिफिकेशन होगा तो, अगर नहीं होगा तो पूरी ट्रांजैक्शन का नहीं होगा। नॉलेज ऑफ द होल फैक्ट्स, नेक्स्ट पॉइंट है नॉलेज ऑफ होल फैक्ट्स। पूरे के पूरे फैक्ट्स का क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए।
जैसे कि नॉलेज कैसे होना चाहिए पूरे फैक्ट का, कि क्या क्या पेमेंट की है, कितनी पेमेंट की है, कितनी पेमेंट बाकी है, और किस किस के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, किस मैटर से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो सारा का सारा नॉलेज होगा तभी तो प्रिंसिपल क्या कर सकता है, उसको रेटिफाई कर सकता है। तो पूरा का पूरा जो है नॉलेज प्रिंसिपल को होना चाहिए। इट मस्ट नॉट बी हार्मफुल टू द थर्ड पार्टीज। जो थर्ड पार्टी जो होती है उसको हार्मफुल नहीं होना चाहिए। अगर थर्ड पार्टी जो है उसको हार्मफुल होगा कॉन्ट्रैक्ट, तो उसको प्रिंसिपल रेटिफाई नहीं कर सकता। नेक्स्ट पॉइंट है रेटिफिकेशन मस्ट बी विद इन रीजनेबल टाइम। जो रेटिफिकेशन होगा वो रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर होना जरूरी होता है। जो रीजनेबल टाइम क्या कहेंगे हम, जैसे कि अगर किसी पर्सन ने कॉन्ट्रैक्ट किया, एजेंट ने जो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करवा दिया प्रिंसिपल और किसके बीच में, थर्ड पार्टी के बीच में, लेकिन उसको जो है एजेंट ने प्रिंसिपल ने अथॉरिटी नहीं दी थी, लेकिन बाद में अथॉरिटी जो है दे दी है। लेकिन अथॉरिटी कितने टाइम बाद दी है, 1 साल बाद। तो 1 साल बाद क्या हम उसको रीजनेबल टाइम मान सकते हैं? तो जो है रीजनेबली टाइम के अंदर अंदर जो है रेटिफिकेशन होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एजेंसी इन हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप। अगर वाइफ है जो नेसेसरी थिंग्स है घर के लिए, उसके लिए सामान खरीद रही है जो है, और उसके लिए पेमेंट के लिए बाउंड कौन होगा, प्रिंसिपल बाउंड होगा, मतलब कि हस्बैंड बाउंड होगा। जो है इनके बीच में जो रिलेशन, अगर कोहैबिटेशन है वाइफ और हस्बैंड के बीच में, वाइफ ने जो सामान लिया उसके लिए बाइंडिंग माना जाएगा हस्बैंड के ऊपर, हस्बैंड जो है बाउंड माना जाएगा। अगर विड्रॉ कर दिया है वाइफ ने हस्बैंड की सोसाइटी से, तो उस केस में क्या होगा, हस्बैंड बाउंड नहीं होगा। जो घर की सामान होता है उसकी पेमेंट के लिए हस्बैंड बाउंड नहीं होगा। इसे कहते हैं हम एजेंसी इन हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, ड्यूटीज ऑफ द एजेंट। एजेंट की क्या क्या ड्यूटीज होंगी। फर्स्ट ड्यूटी क्या है, एजेंट मस्ट बी वर्क विद द प्रॉपर केयर एंड स्किल। एजेंट को जो काम करना है वो प्रॉपर केयर और स्किल के साथ ही करना चाहिए। मतलब कि अगर ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, ए एजेंट है, उसने कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ, उसने जो है कुछ सामान को बेच दिया बी को ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, और जो बी है वो क्या है, थर्ड पार्टी है। तो थर्ड पार्टी को सामान बेच दिया, तो उस केस में अगर उसने उसकी सोल्वेंसी ही चेक नहीं की, अच्छे से इंक्वायरी नहीं की, बाद में पता चला कि वो क्या है, इंसॉल्वेंट है, तो सोल्वेंसी ही चेक नहीं की, तो इसमें क्या कहेंगे, उसने प्रॉपर केयर और स्किल के साथ जो है एक्ट नहीं किया है। तो इसलिए क्या होगा, इसमें एजेंट की ही लाइबिलिटी बनेगी, इसमें एजेंट ही लाइबल माना जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है एजेंट मस्ट रेंडर द अकाउंट टू द प्रिंसिपल। एजेंट को जो है पूरा का पूरा अकाउंट जो है किसको बताना पड़ेगा, किसको, प्रिंसिपल को, कि कितनी पेमेंट हुई है, कितनी बाकी है, कितने का जो है सामान खरीदना है या कितने का बेचना है। तो सारी की सारी अकाउंट है जो उसका ब्यौरा किसको देना पड़ेगा, प्रिंसिपल को देना पड़ेगा। ये इसकी क्या है। तो थर्ड ड्यूटी क्या है, एजेंट मस्ट नॉट डेलीगेट हिज ड्यूटी टू अनदर पर्सन। एजेंट कैन नॉट डेलीगेट द ड्यूटीज टू द अनदर पर्सन। एजेंट है जो अपनी ड्यूटीज को डेलीगेट नहीं कर सकता। डेलीगेटस नॉन पोटेस्ट डेलीगेयर जो है, ये एक लीगल मैगजीम है कि डेलीगेटस नॉन पोटेस्ट डेलीगेयर, जो जिसको ड्यूटी डेलीगेट की गई है, डेलीगेट किसने करी है, प्रिंसिपल ने डेलीगेट की है, किसको ड्यूटी डेलीगेट की है, एजेंट को डेलीगेट की है। तो एजेंट है जो आगे अपनी ड्यूटीज को डेलीगेट नहीं कर सकता, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है जिसमें वो ड्यूटीज को क्या कर सकता है, डेलीगेट कर सकता है। जैसे कि नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन का नेचर ही ऐसा है, वो ये कहता है कि जो है हम ड्यूटीज को डेलीगेट कर सकते हैं, तो उस केस में एजेंट ड्यूटीज को डेलीगेट कर सकता है। या फिर कस्टम कहती है, ट्रेड की कस्टम ही कहती है कि आप जो है ड्यूटीज को क्या कर सकते हो, डेलीगेट कर सकते हो। तो उस केस में भी एजेंट क्या है, ड्यूटीज को क्या कर सकता है, डेलीगेट कर सकता है। या फिर पर्सनली स्किल पर डिपेंड नहीं है, जो ट्रांजैक्शन हुई है वो एजेंट के पर्सनल स्किल पर डिपेंड नहीं है, तो उस केस में भी एजेंट क्या कर सकता है, अपनी ड्यूटीज को क्या कर सकता है, डेलीगेट कर सकता है। या फिर प्रिंसिपल ने एक्सप्रेसली अलाउड कर दिया है किसको, एजेंट को, कि आप जो है अपनी ड्यूटीज को डेलीगेट कर सकते हो, सब एजेंट को अपॉइंट कर सकते हो। किसको डेलीगेट करेगा ड्यूटीज,
सब एजेंट को। सब एजेंट किसे कहते हैं, अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि सब एजेंट होता क्या है। सब एजेंट क्या होता है, जो ओरिजिनल एजेंट जो होता है, प्रिंसिपल ने जिस एजेंट को अपॉइंट किया है उस एजेंट के द्वारा जो दूसरे एजेंट को अपॉइंट किया जाता है अपनी अथॉरिटी के अंदर, एजेंट अपनी अथॉरिटी के अंदर किसी दूसरे एजेंट को अपॉइंट करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सब एजेंट कहते हैं। तो सब एजेंट जो है अगर एक्सेप्शंस के अंदर अपॉइंट कर सकता है एजेंट, ऑल कंडीशंस में अपॉइंट नहीं कर सकता। तो अगर सब एजेंट प्रॉपरली अपॉइंट हुआ है, अगर सब एजेंट प्रॉपरली अपॉइंट हुआ है तो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा सब एजेंट, एजेंट के लिए, और एजेंट रिस्पॉन्सिबल होगा प्रिंसिपल के लिए। किसके लिए एजेंट रिस्पॉन्सिबल होगा, प्रिंसिपल के लिए, फॉर द वर्क ऑफ द सब एजेंट। तो अगर सब एजेंट ने कोई गलती कर दी है अपने काम में तो उसके लिए प्रिंसिपल के लिए वो लायबल नहीं होगा, प्रिंसिपल के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा एजेंट प्रिंसिपल के लिए। और जो है सब एजेंट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, एजेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर सब एजेंट प्रॉपरली अपॉइंट नहीं किया है तो क्या होगा, उस कंडीशन में क्या होगा, एजेंट जो है वो लायबल होगा। किसके लिए लायबल होगा, थर्ड पार्टी के लिए भी लायबल होगा और प्रिंसिपल के लिए भी लायबल होगा। दोनों पार्टीज के लिए जो है एजेंट लायबल होगा अगर सब एजेंट प्रॉपरली अपॉइंट नहीं किया है तो। नेक्स्ट है सब्सटीट्यूटेड एजेंट। सब्सटीट्यूटेड एजेंट किसे कहते हैं, सब्सटीट्यूटेड एजेंट वो होता है जो पैरेलल होता है, किसके पैरेलल होता है, एजेंट के पैरेलल होता है। मतलब किसका एजेंट होता है, वो प्रिंसिपल का ही एजेंट होता है, डायरेक्टली प्रिंसिपल का ही एजेंट होता है। जैसे एक एजेंट अपॉइंट किया प्रिंसिपल ने, ऐसे ही दूसरे एजेंट को भी अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन उसको अपॉइंट तो करेगा एजेंट, लेकिन किसकी अथॉरिटी के अंदर, प्रिंसिपल की अथॉरिटी के अंदर एजेंट अपॉइंट करेगा। जैसे कि सब एजेंट और सब्सटीट्यूटेड एजेंट में हम डिफरेंस देखें तो सब एजेंट क्या होता है, एजेंट्स मतलब एजेंट का एजेंट होता है, लेकिन सब्सटीट्यूटेड एजेंट क्या होता है, एजेंट ऑफ प्रिंसिपल का एजेंट होता है। तो इन सब एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल इन फॉर द वर्क ऑफ द सब एजेंट। सब एजेंट के काम के लिए प्रिंसिपल के प्रति कौन लायबल होगा, एजेंट लायबल होगा, लेकिन सब एजेंट रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होगा, सिर्फ एजेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और इन सब्सटीट्यूटेड एजेंट क्या होगा, सब्सटीट्यूटेड एजेंट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होगा, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, प्रिंसिपल के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये डिफरेंस है सब एजेंट और सब्सटीट्यूटेड एजेंट में। नेक्स्ट है राइट्स ऑफ द, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ड्यूटीज ही चल रही हैं एजेंट की। तो एजेंट की ड्यूटीज है टू फॉलो द प्रिंसिपल डायरेक्शन। किसकी डायरेक्शन को फॉलो करने पड़ेगा, एजेंट को प्रिंसिपल की डायरेक्शन है जो उसको फॉलो करना पड़ेगा। प्रिंसिपल की डायरेक्शन, जो प्रिंसिपल डायरेक्शन देगा उसके अकॉर्डिंग जो है एजेंट को एक्ट करना पड़ेगा। जो भी डायरेक्शन देगा कि किस तरीके से पेमेंट करनी है, कहाँ पर पेमेंट कर। तो नेक्स्ट पॉइंट है एजेंट्स ड्यूटी टू कम्युनिकेट विद द प्रिंसिपल इन डिफिकल्टीज। तो एजेंट की ड्यूटी बनती है डिफिकल्टी के टाइम में किससे कम्युनिकेट करें, प्रिंसिपल से कम्युनिकेट करें। कि कोई इमरजेंसी आ गई है या फिर कोई डिफिकल्टी आ गई है एजेंट को कॉन्ट्रैक्ट करने में या एक्ट को परफॉर्म करने में, तो उस कंडीशन में किससे कंफर्म करेगा, वो प्रिंसिपल से कंफर्म करेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नॉट टू वर्क फॉर हिज ओन अकाउंट। एजेंट को जो खुद के अकाउंट के लिए एक्ट नहीं करना है, मतलब खुद के बेनिफिट के लिए एक्ट नहीं करना। अगर वो खुद के बेनिफिट के लिए एक्ट कर रहा है तो प्रिंसिपल क्या कर सकता है, उस एक्ट को क्या कर सकता है, डिसोन कर सकता है, उस एक्ट को डिसोन कर सकता है। और किन किन भी यहाँ पर डिसोन कर सकता है कि उसने जो है मटेरियल जो फैक्ट्स है उसको जो है कंसील किया है एजेंट को, या फिर जो कंसिडरेशन कर रहा है या ट्रांजैक्शन जो कर रहा है एजेंट वो हमारे लिए प्रिंसिपल के लिए बेनिफिशियल नहीं है, तो उस केस में वो उस एक्ट को क्या कर सकता है, डिसोन कर सकता है। या फिर एजेंट को जो बेनिफिट हुआ है वो खुद के लिए अकाउंट, खुद के बेनिफिट के लिए जो एक्ट कर रहा है उस बेनिफिट से अगर मतलब एजेंट को बेनिफिट हुआ है तो उस बेनिफिट को प्रिंसिपल क्या कर सकता है, वापिस ले सकता है। तो ये है कि वो खुद के बेनिफिट के लिए एक्ट नहीं कर सकता। तो ये ड्यूटीज है एजेंट की। नेक्स्ट है राइट्स ऑफ एजेंट्स एंड ड्यूटीज ऑफ प्रिंसिपल। जो राइट्स होंगे एजेंट के वही क्या होंगी, ड्यूटीज होंगी प्रिंसिपल की। तो फर्स्ट राइट क्या है एजेंट का, राइट ऑफ द रिम्यूनरेशन।
कि जो जो एजेंट ने एक्ट किया है उसके लिए जो पारिश्रमिक उसको मिलना चाहिए, जो रिम्यूनरेशन उसको मिलनी चाहिए, वो राइट किसको है? एजेंट को है। नेक्स्ट पॉइंट है राइट टू रिटेन द सम्स ऑफ द प्रिंसिपल। अगर जो रिम्यूनरेशन है, टाइम जैसे फिक्स किया है कि काम होने के बाद जो है रिम्यूनरेशन किसको मिलेगी? एजेंट को मिलेगी, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग उसको रिम्यूनरेशन नहीं मिला है, तो अगर उसने थर्ड पार्टी से पेमेंट ली है, कोई सामान बेचा है, अगर पेमेंट ली है, उस पेमेंट को वो क्या कर सकता है? रिटेन कर सकता है। उस सम्स को क्या कर सकता है? वो रिटेन कर सकता है। इस तरीके से अगर अपने रिम्यूनरेशन के लिए, क्योंकि रिम्यूनरेशन क्या है? उसका ड्यू है। नेक्स्ट पॉइंट है राइट टू रिटेन द प्रॉपर्टी ऑफ द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी को क्या कर सकता है? वो रिटेन कर सकता है। अगर प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी उसके पास है, एजेंट के पास है, कॉन्ट्रैक्ट करते हुए, कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करते हुए, अगर एजेंट के पास जो है उसकी प्रॉपर्टी है या फिर कोई पेपर है या कोई डॉक्यूमेंट्स है, उसको क्या कर सकता है? एजेंट रिटेन कर सकता है जब तक उसको उसकी पेमेंट ना मिल जाए। नेक्स्ट है हमने डिस्कस किया राइट टू रिम्यूनरेशन। एंड नेक्स्ट पॉइंट है राइट ऑफ द राइट टू इंडेमनीफाई। राइट टू इंडेमनीफाई, इंडेमनीफाई कौन करेगा? प्रिंसिपल करेगा। इंडेमनीफाई किसको इंडेमनीफाई करेगा? एजेंट को इंडेमनीफाई करेगा। मतलब कि एजेंट ने जो एक्ट किया है, जिस अथॉरिटी के अंदर रहते हुए उसने जो लॉफुली एक्ट किया है एजेंट ने, लेकिन फिर भी नुकसान हुआ है, जैसे कि एजेंट ने क्या किया? एक्सपेंसेस पे कर दिए या फिर एडवांस दे दिया, लेकिन उसने जो एक्ट किया वो लॉफुली किया, फिर भी नुकसान हुआ है उनके कॉन्ट्रैक्ट में, तो उसकी भरपाई कौन करेगा? अगर एजेंट को नुकसान हुआ तो भरपाई कौन करेगा? प्रिंसिपल भरपाई करेगा। तो इसे कहेंगे हम इंडेमनीफाइड, राइट ऑफ द इंडेमनीफाइड। नेक्स्ट है राइट ऑफ द कमीशन, राइट ऑफ द कंपनसेशन इन केस ऑफ द नेग्लिजेंस ऑफ द प्रिंसिपल। अगर प्रिंसिपल ने कोई नेग्लिजेंट किया है, नेग्लिजेंटली कोई एक्ट किया है, तो उस केस में क्या होगा? उसकी पेमेंट कौन करेगा? उसको कंपनसेशन कौन देगा? एजेंट को। प्रिंसिपल ही उसको क्या देगा? एजेंट को कंपनसेशन देगा। तो ये जो है उसके राइट्स हैं और ड्यूटीज हैं प्रिंसिपल की। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच।